सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कर रहे हैं कहानी अपना अपना भाग्य। कहानी है जिनेंद्र की। जिनेंद्र कुमार हिंदी की प्रेमचंद परंपरा के प्रमुख साहित्यकारों में एक प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध तथा आलोचना के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने हिंदी कहानियों को मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ा है। इन्होंने कहानी को घटना के स्तर पर उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास भी किया है। इन्होंने न केवल व्यक्ति के समाज के पारस्परिक संबंधों की नई व्याख्या की है, बल्कि व्यक्ति के मन को उचित महत्ता भी दी थी। इनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। ये है जिनेंद्र जी के बारे में। जिनेंद्र जी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जिनेंद्र जी हैं वो किस परंपरा के साहित्यकार रहे हैं। तो ये रहे हैं प्रेमचंद जी के परंपरा के साहित्यकार। जिनेंद्र जी एक प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी, निबंध भी और आलोचना भी लिखी है। हिंदी कहानियों में इन्होंने मनोवैज्ञानिक गहराइयों को जोड़ा है कि ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कहानी के घटना के स्तर को उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया है। देखते हैं कहानी के पात्र। कहानी के पात्र कौन कौन है? एक लेखक है, लेखक का मित्र है और बालक हैं। 3 पात्र हैं इसमें मुख्य रूप से। लेखक कहानी का एक पात्र है जो उदासीन बुद्धिजीवी है। वह केवल घटना पर तटस्थ टिप्पणी करता है। लेखक का मित्र भावुक स्वभाव का व्यक्ति है। उसके हृदय में बालक के प्रति सहानुभूति का भाव है। बालक कहानी का मुख्य पात्र है जिसकी उम्र 10 वर्ष है। याद रखेंगे बालक की उम्र कितनी है? 10 वर्ष है, जो सहज और निश्चल स्वभाव का है। पूरी कहानी उसी के आसपास घूमती है। वह उन अनेक भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने अपने भाग्य के सहारे जीवित रहते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपना अपना भाग्य कहानी की समीक्षा। अपना अपना भाग्य जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का चित्रण किया है जो भूख और ठंड के कारण दम तोड़ देता है। मृत्यु को उसका भाग्य मान लिया जाता है। कहानी में लेखक तथा उसका मित्र नैनीताल घूमने जाते हैं। याद रखेंगे कहानी में लेखक और उसका मित्र किस जगह पे घूमने जाते हैं? तो नैनीताल घूमने जाते हैं, जहां उन्हें एक गरीब बालक ठंड से कांपता हुआ मिलता है। उसके पास न तन ढकने को वस्त्र है और न भूख मिटाने को अन्न है। वह बालक काम की तलाश में भटकता है, परंतु उसे कहीं काम नहीं मिलता है। वह लेखक तथा उसके मित्र को अपने परिवार तथा मित्र के विषय में बताता है। लेखक तथा उसका मित्र बालक की सहायता कर पाने में स्वयं को असमर्थ मानकर अगले दिन आने को कहते हैं, परंतु अधिक ठंड के कारण अगले दिन बालक की मृत्यु हो जाती है, जिसको वे उसका भाग्य मानते हैं और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। देखिए, प्रस्तुत कहानी उस वर्ग पर केंद्रित है जो अभाव के कारण उपेक्षित जीवन जीने के लिए विवश होते हैं। 10 वर्ष का एक बालक भूख से पीड़ित होकर अपने एक साथी के साथ घर से भागता है और समाज की विषमता का शिकार होकर अंत में मारा जाता है। दोनों बालकों की मृत्यु समाज में उनका भाग्य मानता है। समाज यह मानने को तैयार नहीं है कि दोनों के भाग्य में ऐसे में मृत्यु नहीं लिखी थी, बल्कि एक बालक साहब की मार से मर गया, दूसरा बालक ने समाज की निष्ठुरता से। निष्ठुरता किसने दिखाई थी? लेखक ने दिखाई थी यहाँ पे निष्ठुरता। समाज के अमीर बुद्धिजीवी लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु किसी उपेक्षित वर्ग की सहायता नहीं करते। गरीबों के भाग्य को दोषी ठहराकर उसे अपने भाग्य के सहारे छोड़कर वे अपने कर्तव्य का पूरा होने का मान लेते हैं तथा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। उच्च वर्ग के लोगों के मन में निम्न वर्ग के लोगों के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं है। लेखक तथा उसका मित्र बालक की सहायता कर सकते थे। वे उसे रात में सोने के लिए जगह दिलवा सकते थे, उसे अपना कोई कपड़ा दे सकते थे, परंतु वे कुछ नहीं करते और बालक को उस भयंकर ठंड में कल फिर आना कहकर स्वयं चैन की नींद सोने चले जाते हैं। यहाँ लेखक ने सामाजिक असमानता के प्रति बुद्धिजीवियों की उपेक्षापूर्ण उदासीनता और असमर्थता की मनोवृत्ति का व्यंग्य किया है।
लेखक तथा उसका मित्र असहाय और बेबस बालक के प्रति अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं, लेकिन उनकी सहायता करने के समय वह हृदयहीन और मानव अमानवीय बन जाते हैं। इस संवेदनशीलता पर लेखक ने यहाँ व्यंग्य किया है। प्रस्तुत कहानी द्वारा जैनेंद्र कुमार ने सामाजिक विषमता पर यथार्थ चित्रण किया है। समाज में गरीब और लाचार बालकों का शोषण दिखाना लेखक का उद्देश्य रहा है। लेखक ने इस कहानी में यह भी स्पष्ट किया है कि जिसकी अपनी सामाजिक पहचान नहीं होती वह शोषित होकर अपनी पहचान के अभाव में कहीं अच्छी नौकरी नहीं पाता और अंत में मर ही जाता है। कहानी के आरंभ में नैनीताल के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन भी हुआ है, जिसमें संध्या के समय अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है। वहां उपस्थित लोगों, उनकी वेशभूषाओं आदि का भी वर्णन सहजता से किया गया है। इस प्रकार देश काल वातावरण का चित्रण करने के लिए लेखक ने नैनीताल के जीवंत चित्र खींचे हैं। साथ ही वहां होने वाली सर्दी का भी वर्णन लेखक ने किया है। इस कहानी की भाषा सहज और प्रभावपूर्ण है, जिसमें मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है। लेखक ने वातावरण के चित्रण में भाषा को अधिक रोचक व भावपूर्ण बना दिया है। बालक की स्थिति का वर्णन अत्यंत मार्मिक बन जाता है। बहुत ही अच्छी कहानी है ये, दिल को छूने वाली कहानी है कि जहाँ पे सहायता कर सकते थे लेखक और उसके साथी, लेकिन उन्होंने सहायता नहीं की और बच्चे को बाहर ठंड में छोड़ दिया मरने के लिए, और अगले ही दिन वो बच्चा मर जाता है। अतः कह सकते हैं कि अपना अपना भाग्य कहानी में सामाजिक विषमता और अमीर गरीब के बीच की खाई का वर्णन किया जाता है, जो पाठक को सामाजिक परिस्थिति पर सोचने के लिए विवश करती है। साथ ही यह संदेश भी देती है कि मनुष्य को अपनी मनुष्यता के धर्म का पालन करते हुए परोपकारी बनना चाहिए, ताकि समय आने पर किसी असहाय की सहायता की जा सके, क्योंकि एक छोटी सी सहायता ही किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है। आगे देखते हैं कहानी अपना अपना भाग्य कहानी लिखी है जैनेंद्र सिंह ने। बहुत कुछ निरुद्देश्य यानी बिना किसी उद्देश्य के घूमते हुए कौन? लेखक और उसके मित्र। घूम चुकने के बाद हम एक सड़क के किनारे एक बेंच पर आकर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप में बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारे से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हैं। यहाँ पे बादलों का वर्णन है, क्योंकि जो नैनीताल है वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के ऊपर यानी पहाड़ों के ऊपर लोग रहते हैं, तो नीचे से जो पहाड़ियों से जो भाप बनकर उड़ती है तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे वहाँ से बादल उठ रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद ये दृश्य देखा है। वहाँ पे पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था, यानी पोलो का मैदान फैला हुआ था हमारे पीछे। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह भी था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में वहीं शुरम में अनुपम नैनीताल था। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक तो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से उधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शकल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकस्थ एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लोन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर मारपीट गाली गलौज भी जैसे खेल का ही एक भाग हो, अंश हो। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते हैं। वहाँ पे बच्चों का विवरण है कि कैसे बच्चे खेल रहे हैं। जब बच्चे खेलते हैं तो इसी प्रकार से खेलते हैं, वो अपना तन मन पूरी रूप से खेल को समर्पण कर देते हैं। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल नहीं था। किनको? बच्चों को। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द के संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ जा रहा था, आ भी रहा था और जा भी रहा था। उसका न और था और न ही कोई छोर था, न उसका कोई अंत था, न ही उसका कोई किनारा था। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता था। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानव मनुष्यता के नमूने का बाजार सजकर सामने से इठलता निकलता चला जा रहा था।
अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे, चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है, जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी ननिहाल भी पहुंच गए। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल भी रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों पर का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां भी थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में निशंक निरापद इस परवाह मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही हैं। वहाँ पे शाम को बैठे हैं उनके दोस्त और लेखक और वहाँ पे आने जाने वालों की वो व्याख्या वहाँ पे बता रहे हैं आपको। उधर हमारी भारत की कुललक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती हुई संभालती हुई साड़ी के कई तहों में सिमट कर लोकलाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श में अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी धरती में आंख आड़े कदम बढ़ रही हैं। यहाँ पे हमारी भारतीय नारियों के बारे में है, क्योंकि जहाँ पे जो अंग्रेजी महिलाएं हैं वो घोड़े पर बैठ सकती हैं, हिंदुस्तानियों को वो घोड़े भी मार सकती हैं, और जहाँ पे हमारी जो हिंदुस्तानी महिलाएं हैं वो अपना दामन बचाती हुई सर को झुकाए आंखों को नीचे गाड़े हुए चल रही हैं। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था उनके कालेपन को खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे, दुम हिलाने लगते थे, वैसे ही अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, यानी उनको कई घंटे हो गए थे बैठे हुए सड़क के किनारे और अंधकार भी हो गया। बादल सफेद होकर जम गए थे, मनुष्य का वह तांता एक एक करके क्षीण हो गया, यानी जो आने जाने वाले मनुष्य थे उनकी संख्या भी कम हो गई। अब इक्का दुक्का आदमी है जो सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, अपने ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, एक लाल बर्फ की चादर की तरफ बिल्कुल स्तब्ध और सुन पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्लीलाल की बिजली की रोशनियां दीप मलिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी। दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों से जान पड़ती थी, यानी पहाड़ों पे जब घरों में लाइट जलती हैं तो ऐसे लगता है आपको जैसे पहाड़ों के ऊपर जो दीपक हैं वो जल रहे हैं। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक लिया। घने पर्दे ने आकर ढकना मतलब यानी रात्रि हो गई थी। रोशनियां मानो मर गई थी, जगमगाहट लुप्त हो गई थी। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए थे, यानी कि बर्फ पड़ने लगी थी। पास ही वस्तु भी न दिखने लगी थी, यानी कोहरा छा गया था, मानो वह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया था। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ एक निर्भेद्य सफेद शून्यता भी फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी नहीं देखा था। क्या छा गया था? वहां पे कोहरा छा गया था। वह टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह परवाह न जाने किन घोंसलों में जाकर छिप गया था, यानी जो लोग आ जा रहे थे वो अपने अपने घरों में चले गए थे। उस वृत्ताकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन हो गया था, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था।
ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा के कण कण में बारिश थी, यानी ओस गिर रही थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे एक बेंच पड़ी थी। मैं बेचैन हो गया। मेरा जी है वो बेचैन हो गया। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पाकर गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी कब थमेगी उनका पता न था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज नहीं था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो चारा न रहा, लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था और जरा बैठना जरा नहीं था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कूद रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही है। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा कि एक लड़का सिर पर बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर हैं, नंगा सिर है, एक मैली सी कमीज लटकाए हुए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला है, न दायां है, न बायां है। पास ही चुंगी के लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कि कोई 10 बरस का बच्चा है। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी बड़ी पर रूखी हैं। माथा जैसे अभी ही झुर्रियों ने खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई है, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मूक, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा है। कहाँ सोएगा? लड़का बोलता है, यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं है? नौकरी से हटा दिया गया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाया था? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। लेखक बोला, कहाँ? लड़का बोला, यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा हो गया। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? लड़के से पूछा जाता है कि माँ बाप हैं? लड़का बोलता, हाँ। लेखक बोलता, कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता है और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ आए थे, वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? हाँ, मर गया। हाँ, साहब ने मारा और मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर वह वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे में उतर कर आए। कश्मीरी 2 साला लपेटे थे, मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही भी थी। आहा, फिर आए? फिर आप कहिए। आपको नौकरी की जरूरत थी ना? देखिए यह लड़का है, कहाँ से लाए हो इसे? आप जानते हैं? जानता हूं, यह बेईमान तो नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे होते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से भी। लो जी, इसे नौकर रख लो, मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। ये लेखक कह रहा है। आप भी? जी, बस खूब है।
ऐसे गैर को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाएगा। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक, आप भी? जी, अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जा रहे हैं। और वे 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगा। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं? सचमुच मेरी पॉकेट में भी सभी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उड़ते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सबको पाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। बोले, अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतना पैसा तो हमारे पास है नहीं। तो जाने दो, यह दया ही काफी है इस जमाने में। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल ही पब जाता है, होटल डी पब जाता है, जानता है? वहीं कल 10 बजे मिलेगा। यानी होटल का नाम बता दिया और वहां पे कल 10 बजे मिलना। हाँ, कुछ काम दोगे हुजूर? हाँ हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्ठी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार करके बदन को तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलोसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर गर्म हो लो, फिर किसी की और चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो हो, लाचारी, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही एक समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह है, वही 10 बरस की उम्र और वही काली चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, दिल को छूने वाली कहानी है। कहानी समझ में आई होगी आपको। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।